हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के अतुल सर इस बार क्लास 10th के बच्चों के लिए ये चौथा वीडियो लेकर आए हैं। चैप्टर वही है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। टॉपिक्स डिफरेंट है और इस बार हम लोग 2.4 टॉपिक, 2.5 टॉपिक और 2.6 टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम आप लोगों को ये तीनों टॉपिक एक एक करके पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 2.4 टॉपिक के पास आप यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, यानी इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन हुआ। कुछ ऐसे लेबर थे जो माइग्रेट किए इंडिया से, ये लेबर इंडेंजर्ड लेबर कहलाए। इंडेंजर्ड लेबर किसे कहते हैं ये सबसे पहले जानना होगा। तो इंडेंजर्ड लेबर 19th सेंचुरी में एक बॉन्डेड लेबर को कहा जाता था। बॉन्डेड लेबर जिसका एक बॉन्ड होता था, उसे एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता था काम करने के लिए, और उसे ये कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ता था। इस तरह के लेबर का कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का होता था। 5 साल तक वह उस जगह से अपने घर वापस नहीं आ सकता है। तो इस तरह के लेबर को इंडेंजर्ड लेबर कहा गया, बॉन्डेड लेबर कहा गया। तो एक तरह से ये बॉन्ड में थे, बंधन में थे, ये अपने घर वापस नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि इनका एक पीरियड होता था 5 साल का। तो उस समय 5 साल का पीरियड था, 5 साल तक इनको कहीं काम करना है। 5 साल काम करने के बाद ही इन्हें घर वापस भेजा जाता था। तो इस तरह के लेबर थे जिसको इंडेंजर्ड लेबर कहा गया। और ऐसे बॉन्डेड लेबर, ऐसे इंडेंजर्ड लेबर भारत से कई जगहों पर गए। तो सबसे पहले भारत के किन जगहों से इंडेंजर्ड लेबर बाहर गए थे ये जानना है। तो देखिए हम लिखे हैं यूपी। यूपी का जो ईस्टर्न साइड था, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ लोग अपना घर छोड़कर बाहर काम करने गए थे। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश ये गरीब इलाका था। बिहार से सभी जगहों से गए थे। इंडेंजर्ड लेबर बिहार के हर पार्ट से बाहर काम करने गए थे। फिर है सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट्स था वो भी एक गरीब इलाका था, वहाँ से भी ये जो लेबर थे बाहर काम करने गए थे। फिर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स है, ड्राई डिस्ट्रिक्ट, सूखे इलाके, सूखे जिले, जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी, वहाँ से भी ये लेबर बाहर काम करने गए थे। तो ये इंडेंजर्ड लेबर इन जगहों से बाहर काम करने गए थे। अब सवाल है ये बाहर क्यों जाते थे? तो कई कारण थे बच्चों इनके बाहर जाने के, ऐसे लेबर के बाहर जाने के कई कारण थे। पहला कारण था इन लोगों का जो रेंट था, लैंड रेंट कहेंगे, जमीन पर ये रेंट देते थे। जिस जमीन पर ये खेती करते थे उस पर रेंट देते थे। वह रेंट बढ़ गया था और उस रेंट को देने में ये अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे। दूसरा प्रॉब्लम था इनसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था, टैक्स, और इस टैक्स को देने में भी ये अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे। तीसरा प्रॉब्लम था कि इनके एग्रीकल्चरल जो लैंड थे वो अब ब्रिटिश के पास आ गए थे, और ब्रिटिश उस एग्रीकल्चरल लैंड पर प्लांटेशन का काम करते थे। यानी इनके एग्रीकल्चरल लैंड पर ब्रिटिश लोग कब्जा कर लिए और फिर उस पर एग्रीकल्चर का काम करते थे।
प्लांटेशन एग्रीकल्चर का काम करते थे। तो इनका जमीन अब ब्रिटिश के हाथ में चला गया। फिर इनको समस्या हुई, फिर ब्रिटिश लोग इनके जमीन पर कब्जा इसलिए कर दिए क्योंकि उनको माइनिंग का काम करना था। तो ये अपने लैंड से हाथ धो दिए, एक तरह से इनके हाथ से लैंड निकल गया, क्योंकि वो लैंड अब ब्रिटिश के हाथ में आ गया, ब्रिटिश के कब्जे में आ गया। फिर इनका बहुत ज्यादा कर्ज भी बढ़ चुका था गांव में, जिसके कारण ये बाहर जाना चाहते थे। इनके साथ एक समस्या थी गांवों में, चूंकि ये जो लेबर थे ज्यादातर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते थे, दलित वर्ग से बिलोंग करते थे। तो दलित लोगों के साथ हमारे देश में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था, उनके साथ गलत व्यवहार होता था, उनका शोषण होता था, जिनके कारण ये इंडेंजर्ड लेबर इन सभी समस्याओं से परेशान होकर बाहर काम करने चले गए। तो ये कहाँ काम करने गए, आप देखिए ध्यान से, हमने लिखा है ये गए त्रिनिदाद, गुयेना और सूरीनाम। त्रिनिदाद, गुयेना और सूरीनाम जैसे कैरेबियन आइलैंड्स के पास काम करने गए, जो अमेरिका के पास था। ये इंडिया से कुछ नजदीक आइलैंड पर भी काम करने गए, जिसमें आप लिखे हैं मॉरिशस एंड फिजी। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मॉरिशस एंड फिजी। ये कुछ भारत के नजदीक आइलैंड थे। और उसके बाद यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं एक और जगह था सीलोन, मलाया, ये भी आइलैंड थे जो भारत के नजदीक थे, वहां भी ये काम करने गए थे। तमिल के माइग्रेंट्स लोग जो तमिल से बाहर गए थे, तो तमिल के इंडेंजर्ड वर्कर्स सीलोन और मलाया जैसे आइलैंड पर काम करने गए थे। फिर बहुत सारे इंडियन इंडेंजर्ड लेबर टी प्लांटेशन में भी काम करने के लिए गए थे, जो आसाम में था। तो इस तरह से ये इतने जगहों पर काम करने के लिए गए थे। अब इनका जो रिक्रूटमेंट था, इनकी जो बहाली होती थी, वह एजेंट के थ्रू होती थी, जो इन लोगों को बाहर भेजने का काम करता था। तो बाहर से जो व्यापारी आते थे इन मजदूरों को खरीदने के लिए, ऐसे लेबर को परचेज करने के लिए, तो बीच में एक एजेंट काम करता था, और एजेंट को लेबर सप्लाई करना था, और इसके बदले में उस एजेंट को पैसा मिलता था कमीशन के रूप में। एजेंट ऐसे लेबर को लालच देता था, बहलाता फुसलाता था, कई तरह के लालच कि बहुत, और सारा झूठा जानकारी देकर इनको बहलाता फुसलाता था। जैसे इनसे कहता था कि आपको बहुत ही नजदीक जगह पर काम करने जाना है, बहुत ही छोटी एक समुद्र यात्रा है, जबकि हकीकत थी कि इन्हें लंबे लंबे समुद्र यात्रा तय करने पड़ते थे। तो इनसे झूठ बोला जाता था, आपको बहुत आराम का काम है, आसान काम है, पैसा बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरह के झूठे वायदे कहिए इनसे किया जाता था। लेकिन ये लेबर जब उस जगह पर पहुंचते थे तो इन लेबरों को सच्चाई का पता चलता था कि हम लोगों को जो भी जानकारी दी गई है वो सब गलत जानकारी दी गई है, और ये बहुत ही कठिन स्थिति में और बहुत ही खराब परिस्थिति में काम करते थे। तो बहुत सारे लेबर वहां से भागने का प्रयास किए, जंगल के थ्रू भागने का प्रयास किए, परंतु जो पकड़े जाते थे इस काम में उन्हें बहुत बुरी तरह से सजा दी जाती थी, दंड दी जाते थे। इसलिए कुछ वर्कर्स दूसरा उपाय निकालें कि हम लोग भागेंगे नहीं, हम लोग जीने का तरीका खोजेंगे।
तो ये जो अलग अलग जगहों से गए थे काम करने के लिए, प्लांटेशन के काम में ही ये जाते थे, माइनिंग के काम में जाते थे। तो जिन जगहों पर ये काम करने जाते थे वहाँ इन्होंने जीने का नया तरीका निकाला कि हम भागेंगे नहीं, हम साथ में मिलकर रहेंगे, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, तो हम लोग साथ में मिलकर रहेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। एक दूसरे के जो त्यौहार है उसमें हम लोग साथ में त्यौहार मनाएंगे। तो इन्होंने एक साथ रहने का निश्चय किया और इस तरह से ये आपस में घुल मिल गए, इनके आपस के कल्चर भी घुल मिल गए, इनके आपस के त्यौहार ये आपस में सेलिब्रेट करने लगे, मनाने लगे। तो इस तरह से इन्होंने जीने का एक नया तरीका खोज निकाला। तो बहुत सारे लेबर एडजस्ट कर लिया अपने आप को उन जगहों पर, और 5 साल के बाद जब ये घर आते थे तो बहुत कम समय में फिर वहीं चले जाते थे, क्योंकि वहाँ इन लोगों को मन लग गया था। अब इन लोगों को अपने घर में यानी इंडिया में मन नहीं लगता था। तो इंडिया आने के बाद ये तुरंत लौट जाते थे उन जगहों पर जहाँ ये वर्कर के रूप में, इंडेंजर्ड लेबर के रूप में काम करने गए थे, वहाँ लौट जाते थे बच्चों। तो इस तरह की इनकी कहानी है, इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन की कहानी है। आइए हम लोग अब अगला टॉपिक समझते हैं 2.5 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एब्रोड। इसमें हमें पढ़ाई करनी है उन बिजनेसमैन लोगों के बारे में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करने का रिस्क उठाया एब्रोड में, विदेशों में। तो एंटरप्रेन्योर शब्द उन्हीं लोगों के लिए आता है जो जोखिम उठाते हैं, पैसा लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को ही एंटरप्रेन्योर्स कहा गया। तो यहाँ बताना चाह रहा है ये टॉपिक कि भाई ऐसा नहीं था कि केवल यूरोपियन लोग ही पैसा इन्वेस्ट करते थे। भारत में भी ऐसे कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ व्यापारी थे, ट्रेडर थे, कुछ मनी लेंडर थे जो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने दूसरे जगहों पर जाकर पैसा इन्वेस्ट किया, जिसमें नाम आता है शिकारपुरी श्रॉफ्स और नट्टू कोटाई चेटियर्स जैसे मनी लेंडर्स के बारे में। इन्होंने अपना पैसा सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एशिया जैसे जगहों पर, एशियाई देशों में इन्होंने अपना पैसा लगाया। इंडिया के थे लेकिन एशियाई देशों में इन्होंने, सेंट्रल एशिया जैसे जगहों पर इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। इसी में एक थे हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स लोग। इनके बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये तो वहां तक पैसा लगाए जहां तक कोई यूरोपियन अभी तक नहीं पहुंचा था। सोचिए ये कितना साहसी लोग थे जिन्होंने इस जोखिम को उठाया। मतलब उन जगहों पर हैदराबाद के सिंधी ट्रेडर्स ने पैसा लगाया जहां अभी तक कोई यूरोपियन व्यापारी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था, वहां इन्होंने पैसा लगाया। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से मनी ट्रांसफर का सिस्टम भी निकाला, अपने मनी को इन्वेस्ट करने का तरीका निकाला। तो इन्होंने इस तरह के जोखिम को उठाया। कई जगह बंदरगाह बने हुए थे, वहां भी हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स अपना पैसा इन्वेस्ट किए थे। तो इस तरह से हमारे देश में भी कुछ ऐसे जोखिम उठाने वाले लोग थे, ट्रेडर थे, बिजनेसमैन थे, मनी लेंडर थे जो रिस्क उठाए और अपना पैसा दूसरे जगह पर इन्वेस्ट किए। अब बच्चों आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में 2.6। इसमें हमें पढ़ाई करनी है इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम के बारे में। इसमें पढ़ाई करनी है कि भारत का व्यापार किस तरह का था। तो भारत के व्यापार को समझना है। तो आपको समझा दें कि सबसे पहले भारत में सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था वो कॉटन क्लॉथ का होता था। कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़ा का व्यापार होता था। करीब 30% भारत का सूती कपड़ा बाहर जाता था, एक्सपोर्ट हो रहा था।
जब भारत कोई चीज बाहर भेजेगा उसको एक्सपोर्ट कहेंगे। तो भारत करीब 30% सूती कपड़ा का एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन दिक्कत तब आया जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज लगाए गए और वहाँ ब्रिटिश लोग, ठीक है, मशीन मेड क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ बनाने लगे। तो ब्रिटिश लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ जो था वह चीप होता था, सस्ता होता था। और दूसरा प्रॉब्लम तब आया जब ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे, वो अपने ब्रिटिश सरकार से रिक्वेस्ट किए, प्रेशर दिए उनको कि जो इंडिया का क्लॉथ आता है ब्रिटेन में उसको रोकिए, ठीक है। तो जो ब्रिटिश सरकार थी वह क्या की कि भारत से जो कपड़ा जाता था ब्रिटेन, उस पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दी, जिससे भारत का जो कॉटन क्लॉथ था वो महंगा हो गया और ब्रिटिश कपड़ों पर किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता था, जिसके कारण ब्रिटिश लोगों का जो कपड़ा था वो सस्ता था। तो आप समझ सकते हैं ब्रिटेन के मार्केट में क्या हुआ। ब्रिटिश लोग का कपड़ा उनके देश में बिकना शुरू हो गया और भारत का कपड़ा जो है बिकना कम होने लगा, यानी बंद के कगार पर आ गया। यही हाल इंटरनेशनल मार्केट में भी हुआ बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी। ब्रिटिश के कपड़ों पर चूंकि कोई टैक्स नहीं लगता था और इंडियन क्लॉथ पर बच्चों टैक्स लगता था, जिसके कारण इंडियन क्लॉथ महंगे हो जा रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में भी, और ब्रिटिश कपड़े सस्ते थे, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में ब्रिटिश लोगों का कपड़ा बिक जा रहा था। यहाँ फिर भारत को नुकसान हुआ। तो भारत का जो कॉटन क्लॉथ का जो एक्सपोर्ट था वह कम होने लगा। ये 30% से 15% पर आया और 15% से ये 3% के नीचे चला गया, यानी हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे कॉटन क्लॉथ के एक्सपोर्ट में। तब भारत जब कॉटन क्लॉथ का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था तो भारत से अब दूसरी चीजों का एक्सपोर्ट हो रहा था। तो कॉटन क्लॉथ के जगह पर हम रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट कर रहे थे। कच्चा और रुई अब बाहर जाता था। तो कच्चा रुई कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन जाता था, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज थे और वहाँ मशीन से कपड़ा बनते थे और उनको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ रही थी। तो वो रॉ मटेरियल अब भारत से जाता था, यानी भारत से अब कपड़ा नहीं जा रहा है बच्चों, भारत से अब रुई जाता था। किसके लिए? ब्रिटिश लोगों के इंडस्ट्रीज के लिए, जिससे कि वो कपड़ा बना सकें। फिर भारत से इंडिगो बाहर जाने लगा। इंडिगो वो भी ब्रिटेन ही ज्यादा जाता था। इंडिगो नील के पौधे को कहते हैं जो ब्लू कलर देता है, और यह ब्रिटिश लोगों के कॉटन क्लॉथ को कलर करने के लिए काम आता था। ब्लू कलर ये इंडिगो प्लांट देता था, इसलिए भारत में इंडिगो की खेती होने लगी, नील के पौधे की खेती होने लगी, जिससे कि ब्लू कलर आता है और ये ब्रिटिश लोगों के कॉटन क्लॉथ को ब्लू कलर देने में, डाई करने में मदद करता है। फिर आया भारत में एक और चीजों का एक्सपोर्ट बढ़ा, वो है ओपियम। ब्रिटिश लोग भारत में ओपियम की खेती करते थे। अफीम की खेती, नशीला पदार्थ है, अफीम की खेती, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा डिमांड चाइना में था। तो जो ब्रिटिश थे इंडिया में ओपियम की खेती करवाते थे और चाइना में इसकी सप्लाई करते थे। इससे इनको चाइना से बहुत ज्यादा वेल्थ प्राप्त हो रहा था। तो जब कॉटन क्लॉथ का एक्सपोर्ट कम हो गया तो उसके जगह पर हमारे देश में रॉ कॉटन, इंडिगो और ओपियम जैसी चीजों का एक्सपोर्ट बढ़ा, और इसे एक नया चीज दिखाई दिया, ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस यानी व्यापार में फायदा। व्यापार में फायदा, इसको आप समझ सकते हैं यहां से ब्रिटेन और एक तरफ इंडिया। ब्रिटेन क्या कर रहा था? एक्सपोर्ट कर रहा था और इंडिया से इंपोर्ट भी कर रहा था। तो क्या एक्सपोर्ट कर रहा था बच्चों? कॉटन क्लॉथ। और क्या इंपोर्ट कर रहा था? रॉ कॉटन।
इसे समझिएगा। तो जब भी किसी देश का एक्सपोर्ट किसी देश के इंपोर्ट से हायर होता है तो वहां उस देश को फायदा होता है। हायर समझ रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है वो हायर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए वैल्यू। तो वैल्यू अधिक होना चाहिए, तब आप फायदा में रहिएगा। तो सोचिए, ब्रिटेन हमको क्या दे रहा था बच्चों? ब्रिटेन क्या एक्सपोर्ट कर रहा था? कॉटन क्लॉथ। तो कॉटन क्लॉथ का जो वैल्यू है, यानी कॉटन क्लॉथ का जो प्राइस होगा, कीमत जो होगा, वो कच्चा रुई से अधिक होगा। समझ रहे हैं? कच्चा रुई से अधिक होगा। तो ब्रिटेन जब कपड़ा देगा तो उसको भारत से ज्यादा पैसा मिलेगा कपड़ा के बदले में, और भारत से जब वो रुई खरीदेगा तो वह भारत को कम पैसा देगा। अब रुई का कीमत कपड़ा से तो कम हो जाएगा और कपड़ा का कीमत रुई से अधिक हो जाएगा। तो इस लेन देन में बच्चों बताओ फायदा किसको होगा? आप कहिएगा सर ब्रिटेन को होगा, क्योंकि वो कपड़ा सप्लाई कर रहा है और कपड़ा का कीमत रुई से अधिक होता है। तो यहाँ आप क्या देखें, एक्सपोर्टेड आइटम्स का वैल्यू हायर है इंपोर्टेड आइटम से। तो जो भी देश अपना एक्सपोर्ट हायर रखता है, एक्सपोर्टेड आइटम का वैल्यू हायर रखता है इंपोर्टेड आइटम से, उस देश को उस व्यापार में सरप्लस फायदा होता है। इसको ट्रेड सरप्लस कहा गया और ब्रिटेन को इसमें खूब फायदा हुआ। ब्रिटेन को जो ये पैसा मिला है इस इंडिया से व्यापार करने में, जो उसको अधिक धन अर्जित हुआ, उसने इस वेल्थ का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जहां इसको लॉस भी हो रहा था। इंडिया से व्यापार करने में ठीक है फायदा हो रहा था, लेकिन ब्रिटेन को कहीं ना कहीं लॉस भी होता था। तो इस पैसे से उसने उस लॉस का भरपाई किया। ब्रिटेन इस पैसे का इस्तेमाल अपने ऑफिसर्स को सैलरी देने में, पेंशन देने में भी इस्तेमाल किया। ब्रिटेन इस ट्रेड सरप्लस का से जो फायदा हुआ, उसने अपने वर्ल्ड जो ट्रेड था, विश्व जो व्यापार था, उसमें स्टैंड करने में इसको मदद मिला। तो भारत से ये बहुत पैसा कमाया, कहने का मतलब बहुत पैसा कमाया, और ये विश्व के व्यापार में फिर से अपने आप को खड़ा कर लिया। इतना मदद किया ये ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन को। तो बच्चों, यहाँ तक हम आपको समझाने का भरपूर प्रयास किए हैं और आपको बता ही दिए हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए घबराइएगा नहीं। इसके आगे के टॉपिक्स हम अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा अपने अतुल सर जी को। आप लोगों के व्यूज और लाइक से अतुल सर हमेशा उत्साहित रहते हैं बच्चों। तो आपके व्यूज और आपके लाइक्स के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं, और आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।